हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग मेजरमेंट 2 में ट्रांसड्यूसर यूनिट पढ़ रहे थे। तो ट्रांसड्यूसर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, उसके बाद एलवीडीटी और आरवीडीटी हो गया था। आज हम लोगों का टॉपिक है, क्या टॉपिक है? तो वेरिएबल इंडक्टेंस या फिर इसको हम लोग रिएक्टेंस ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल रिएक्टेंस और इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर के बारे में। तो ये क्या होता है? तो ये क्या है? तो ये मतलब कि कह सकते हैं इस वाले ट्रांसड्यूसर को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको पैसिव ट्रांसड्यूसर में कहते हैं। मतलब कि ये जो टाइप का जो ट्रांसड्यूसर होता है वो किस में आता है? तो पैसिव टाइप के ट्रांसड्यूसर में आता है। जैसे हम लोगों ने अभी आरवीडीटी देखा और एलवीडीटी देखा, वो भी क्या था? एक पैसिव ट्रांसड्यूसर था। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है? तो ये वेरिएबल इंडक्टेंस और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंस ट्रांसड्यूसर। रिएक्टेंस ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस को वैरी कराने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसी रिएक्टेंस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जानते हैं, फोर्थ सेम में आप लोगों ने पढ़ा होगा ईसीएम में एक इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर में क्या होता है? एक रिएक्टिव कह रहे हैं, हाँ क्या उसको कहते हैं? हाँ, इंडक्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कैपेसिटर क्या करता था? तो कैपेसिटर हमारा होता था वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मतलब कि चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता था। सेम टू सेम इसके अपोजिट क्या होता था? इंडक्टर क्या होता था? चेंज इन करंट का अपोज करता था। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण जो हमारा इंडक्टर है वो चेंज इन करंट को अपोज करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो वहीं से ये लिया गया है रिएक्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस को वेरी करा करके उसके इंडक्टेंस को हम लोग वेरी करा सकते हैं। तो उसी के हेल्प से यहाँ पे क्या किया जाएगा? हम लोग वेरिएबल इंडक्टेंस के द्वारा हम लोग ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि एक ऐसा ट्रांसड्यूसर होगा जिसमें क्या किया जाएगा? वो इंडक्टर मटेरियल का बना होगा और उसके इंडक्टिव जो प्रॉपर्टी है, उसका जो इंडक्टेंस है, उसको वेरी करा करके किसी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप लोग ये सब जानते होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग 5th सेम के स्टूडेंट है। 4th में अच्छे तरह से कैपेसिटर इंडक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना था, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस सेम में। तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दिया। तो आप लोग को अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप बताइएगा, मैं फिर से इसको इंट्रोड्यूस करूंगा। नहीं तो आप लोग मतलब कि किताब वगैरह सबसे भी देख करके इसको समझ सकते हैं कि क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो मैंने कुछ बताया भी आप लोगों को, तो वो ध्यान रखिएगा। जैसे क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? तो जिस तरह से कंडक्टर में क्या होता है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है, क्या करता है वो? फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करने का प्रॉपर्टी। सेम टू सेम उसी तरह से इंडक्टर में अगर चेंज इन करंट मिलता है, कहने का मतलब किसी इंडक्टर से अल्टरनेटिंग करंट फॉलो होता है, कहने का मतलब उसका जो करंट होगा वो क्या होगा? फ्लक्चुएट करेगा। कहने का मतलब घटते रहेगा और बढ़ते रहेगा। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? घटते बढ़ते रहता है। तो इसके कारण से क्या होता है? उस अल्टरनेटिंग करंट को एक अपोज करता है। उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या करते हैं इंडक्टर में? कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे रिएक्टेंस के लिया गया है। तो इस रिएक्टेंस को मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस को घटा करके बढ़ा करके वेरी करा करके क्या किया जाता है? उसके इंडक्टेंस प्रॉपर्टी को, मतलब कि इंडक्टर का जो इंडक्शन है वो क्या कर सकते हैं इसको? इंडक्टेंस को क्या किया जाता है? घटाया बढ़ाया जाता है। और उसी तरह से क्या किया जाता है? तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो क्या है? वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर वर्क जनरली अपॉन द थ्री प्रिंसिपल। ये जो हमारा ट्रांसड्यूसर इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर, इसको हम लोग रिएक्टेंस ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। ये किसका टाइप है? तो पैसिव ट्रांसड्यूसर का टाइप है। तो चलिए ये क्या है? जनरली रूप से 3 मेथड पे वर्क करता है। मतलब कि इसके वेरी कराने का जो प्रोसेस है वो 3 तरह का प्रिंसिपल है। कौन कौन प्रिंसिपल है? तो हम लोगों ने इंडक्टर में पढ़ा होगा 2 तरह के म्यूचुअल इंडक्शन क्रिएट होते हैं। इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्शन प्रोसेस होता है। इंडक्शन प्रोसेस में मैंने बताया क्या, उसमें फ्लक्स जनरेट होता है। जब उससे कोई अल्टरनेटिंग करंट फॉलो होता है इंडक्टर से, तो उसके चारों ओर क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे क्या होता है? फ्लक्स इंड्यूस होता है। तो ये 2 तरह से इंड्यूस्ड होता था। आप लोगों ने देखा होगा, एक सेल्फ इंडक्शन पढ़ा होगा
और एक पढ़ा होगा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था, किसी एक में आ गया ये सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन करने का मतलब मान लीजिए एक इंडक्टर है, इससे करंट फ्लो होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, ये होगा। और मतलब कि म्यूचुअल इंडक्शन किसको कहते थे, तो जैसे हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। जैसे क्या होता है, ट्रांसफार्मर में दो तरह का वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोगों ने अभी इसके पहले एलवीडीटी आरवीडीटी मैंने इसका जिक्र किया था। सेकेंडरी वाइंडिंग तो क्या होता है, देखिए तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग इस प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्टेड होता है, नहीं कनेक्टेड होता है। इसको हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, इसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब कि इसको हम कहेंगे कि ये सेल्फ इंडक्शन के कारण से इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, जो आयरन कोर से होते हुए किससे इंडक्ट मतलब कि मिलता है, तो इस सेकेंडरी वाले को मिलता है। तो देखिए जब एक में इंडक्शन क्रिएट हुआ और उसके हेल्प से किसी दूसरे में होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने 4th सेमेस्टर ईसीए में इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं उतना आपको बताते चलूंगा जिससे आपको ये क्लियर होते चले, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा, उसको फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो चलिए ये फर्स्ट में क्या है, चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो फिर से वही बात आया, हम लोग क्या करते हैं, 3 तरह के प्रिंसिपल का यूज करते हैं। वेरिएबल इंडक्शन ट्रांसड्यूसर में क्या, सबसे पहला कि सेल्फ चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, उसका इंडक्टेंस को चेंज करा देंगे। सेल्फ इंडक्टेंस क्या, तो वही सेल्फ इंडक्शन के द्वारा उसमें जो इंडक्टेंस होगा उसका इंडक्टेंस जो होगा, जो कि हम लोग हेनरी में कैलकुलेट करते हैं, हेनरी में कैलकुलेट करते हैं इंडक्टेंस को, यूनिट उसका हेनरी होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। तो इसको वेरी कराने के लिए क्या किया जाएगा, तो वही अभी मैंने बताया, रिएक्टेंस प्रॉपर्टीज, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रॉपर्टी को वेरी कराएंगे, इसका इंडक्टेंस वेरी करा जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के द्वारा इसको वेरी करा करके हम लोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, तो चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें जो चेंज मतलब कि इसमें जो इंडक्टेंस हो रहा है, तो इसमें भी क्या करा सकते हैं, तो चेंज इन म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा करा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एलवीडीटी आरवीडीटी में देखा, क्या होता था, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग दो वाइंडिंग होता था, S1 S2 दो वाइंडिंग होता था, उसमें जो वोल्टेज क्रिएट होता था उसमें क्या हो रहा था, रिएक्टेंस मतलब कि चेंज इन म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हो रहा था। जैसे ES1 और ES2 दो तरह के वोल्टेज जनरेट हो रहे थे, तो क्या हो रहा था, कभी ES1 ज्यादा हो जा रहा था, कभी ES2 कम हो जा रहा था। तो ये कैसे हो रहा था, तो उसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा था वो कम बेसी होने के कारण से हो रहा था। हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरह से एलवीडीटी आरवीडीटी में जाना है। जिन्होंने नहीं देखा है इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आइए, एक है प्रोडक्शन ऑफ ईडी करंट। ईडी करंट क्या है, ईडी करंट जो है इसमें एक ईडी करंट लॉस होता है। ईडी करंट क्या लॉस होता है, तो ये आयरन कोर में क्या होता है कि लॉस हो जाता है। जैसे इससे जो भी फ्लक्स जनरेट हुआ, अगर इसमें ईडी करंट ज्यादा होता है तो क्या होता है, आयरन कोर से होकर के ये जो फ्लक्स है ईडी करंट में लॉस हो जाता है। तो इस लॉस को भी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा इंडक्टेंस प्रभावित होगा, मतलब कि वो वेरी करेगा। तो इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर में इस टेक्निक को भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये सबसे पहला है ट्रांसड्यूसर वर्किंग ऑन प्रिंसिपल चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे किस तरह से ट्रांसड्यूसर हमारा वर्क करता है उसके बारे में जाने, ठीक है। कह रहा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, जैसे इंडक्टर क्या होता है उसको हम लोग कॉइल के नाम से भी जानते हैं, इंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉइल के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए कुछ इस तरह से रहता है, इसी तरह से रहता है ना इंडक्टर, तो इसको हम लोग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल कर रहे हैं, जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये होता है फार्मूला होता है n²/r, n²/r, जहाँ पे n क्या है, तो n है नंबर ऑफ टर्म, क्या है, n जो है नंबर ऑफ टर्म। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 4 टर्म है, 4 टर्म है। तो इसी तरह से ये नंबर ऑफ टर्म में यहाँ पे n डिनोट कर रहा है, और r क्या है, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस को शो कर रहा है। ये r क्या है, तो रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। ये क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट। 4th सेम में हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में पढ़े होंगे।
मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में डिफरेंस वगैरह ये सब उसमें हम लोगों को पढ़ना होता था। तो देखिएगा ये रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ द रिलक्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, तो उसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, तो ये देखिए L अपॉन म्यू A के बराबर होता है। जहाँ पे यहाँ पे L क्या है, तो ये L जो है वो लेंथ ऑफ कॉइल है। क्या है L, तो L है जो कि लेंथ ऑफ कॉइल है। देखिए L क्या है, तो लेंथ ऑफ कॉइल है, जिसको हम लोग किस में लेते हैं, तो मीटर में लेते हैं। याद रखिएगा इसको हमेशा मीटर में लेते हैं। अगर न्यूमेरिकल बनाने के दौरान L का लंबाई सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सारा याद रखने वाला चीज है, ठीक है। उसके बाद इसके द्वारा ये जो सर्किट है यहाँ पे L हो गया, फिर A हो गया। A क्या है, तो A है आपका A एरिया है, जो कि A बाई L से इसका रिलेशनशिप बनता है। कैसे इसको देखते हैं, देखिए ये इंडक्टेंस है जो क्या है L है, L है इंडक्टेंस। ये कैसे है, एक मैग्नेटिक सर्किट का ये इंडक्टेंस दिया हुआ है, तो उसका जो क्या होगा, एक मैग्नेटिक सर्किट में उत्पन्न होने वाला इंडक्टेंस होगा वो किसके द्वारा होगा, मतलब कि वो किस पे डिपेंड करेगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए ये जो है इंडक्टेंस का जो ये फॉर्मूला है वो सेल्फ इंडक्टेंस, मान लिया जाए ये इंडक्टर है, तो इस इंडक्टर के लिए सिर्फ दिया हुआ कि इसका क्या होगा। एक मैग्नेटिक सर्किट को अगर ओवरऑल लिया जाए तो उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया। तो ये यही फॉर्मूला में देखिए क्या है, R है, R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू L बाई म्यू A हो गया। तो इसको हम इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको n स्क्वायर इंटू म्यू A बाई L हो जाएगा। तो ये जो हो गया, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, A बाई L को हम लोग क्या कहते हैं, A बाई L को G से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है, तो ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ फैक्टर, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप भी कहते हैं, या फिर इसी को आप लोग क्या कहते हैं, तो गैप कहते हैं। ध्यान से देखिएगा ये गैप कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये A बाई L क्या है, तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म फैक्टर है, और इसको हम लोग गैप के नाम से भी जानते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। और A बाई L को अगर G से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि G बराबर क्या होता है, A बाई L होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n स्क्वायर म्यू G हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या है, तो ये म्यू क्या है, तो म्यू है इफेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम अराउंड द कॉइल। वो जो कॉइल है, कॉइल के चारों ओर का जो परमेबिलिटी मीडियम है उसका वैल्यू है ये म्यू, ठीक है। और इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो हेनरी पर मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। चलिए ये इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 से हम लोग को देखने के लिए क्या मिल रहा है, हमारा जो फाइनल आया वो क्या आया, n स्क्वायर म्यू G आया। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देखिए तो ये जो L है इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जा रहा है, n का म्यू कॉस G का हो जा रहा है कि नहीं। तो वह यहाँ पे कह रहा है कि इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 वेरिएशन ऑफ इंडक्टेंस में बी कॉज्ड बाय, ये जो इंडक्टेंस का में जो वेरिएशन होगा वो किसके कारण से होगा, तो इन्हीं तीन के कारण से होगा, एक n के और म्यू के और G के कारण से, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि चेंज इन द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म चेंज करेंगे तो हमारा इंडक्टेंस वेरी कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो उसमें इंड्यूस्ड होने वाला नंबर ऑफ टर्म के बारे में आप लोग जानते हैं, नंबर ऑफ टर्म से उसका इंडक्टेंस को वेरी करा सकते हैं। तो लेकिन ये क्या होता है, एन जो होता है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, जनरली वे में फिक्स्ड होता है। जैसे जिस तरह का हमको एप्लीकेशन करना है उसमें उसके नंबर ऑफ टर्म को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। बट अगर इसको हम वेरी करेंगे, नंबर ऑफ टर्म वेरी करेंगे, तो देखिए इसका इंडक्टेंस डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है तो वेरी करेगा इंडक्टेंस। उसी तरह से यहाँ पे चेंज इन ज्योमेट्रिकल शेप, ये जो G है गैप को भी चेंज करेंगे तो इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारा चेंज करेगा इंडक्टेंस। लेकिन ये क्या होता है, अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस में ये गैप भी है, जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, फॉर्म फैक्टर है, ये भी क्या रहता है, वो फिक्स्ड रहता है जनरली वे में। फिर कह रहा है कि चेंज इन परमेबिलिटी, म्यू का वैल्यू चेंज करेगा तो भी इसके इंडक्टेंस पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या है, ये जो म्यू है वो चेंज होता है किसके आधार पे, तो मीडियम के आधार पे। जैसे एयर है और भी बहुत सारे मीडियम है, जैसे चेंज होता है तो म्यू चेंज होता है। इसके बारे में आप लोगों ने जाना होगा, पढ़ा होगा, अच्छे से जानते होंगे। और चलिए आइए, तो ये क्या है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर आर मेनली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम लोग मेनली रूप से इंडक्टेंस से इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा LVDT RVDT में, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम लोग LVDT का यूज कर रहे थे, और रोटेटरी मोशन मतलब रोटेटरी डिस्प्लेसमेंट को यूज करने के लिए रोटरी वेरिएबल क्या था, LVDT।
और एक था RVDT, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इस तरह से हम लोगों ने LVDT और RVDT में देखा कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टू बी मेजर्ड इज अरेंज टू कॉज वेरिएशन ऑफ एनी ऑफ थ्री वेरिएबल। इन्हीं तीन वेरिएबल के मतलब कि चेंज करके इसको हम लोग क्या करते थे, किसी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट था उसको हम लोग मेजर कर रहे थे। ऑल्सो द इंडक्टेंस L इज वेरीड बाई डेल L। तो देखिए हम लोग अगर इंडक्टेंस को L लिखें और उसके इंडक्टेंस में कितना वेरी हो रहा है, मतलब कि कितना घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, उसको हम लोग किस में लेते हैं, तो डेल L में लेते हैं। इसको याद रखिएगा, अभी इसके प्रूव करेंगे तो उसमें कुछ इसका यूज आएगा। तो चेंज, ये डेल L क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन इंडक्टेंस, या तो इतना इंडक्टेंस बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। जिस तरह का हम लोग उसमें करेंगे उसके अनुसार ये होगा। The different type of inductive transducer is used for measurement of linear and rotatory displacement। अभी हम लोगों ने देखा LVDT RVDT में इस तरह से यूज करके हम लोग लीनियर और रोटेटरी डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे थे।